नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको हेल्थ जगत की जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं उससे अवगत कराते हैं। वरिष्ठ चिकित्सकों से हम आपका इंटरव्यू करवाते हैं और जो चिकित्सा क्षेत्र के नए डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं और जो समाचार होते हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। आज हम एक साक्षात्कार करने आए हैं और हम साक्षात करने पहुँचे हैं भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिससे कि शॉर्ट में और पॉपुलर नेम के रूप में लोग ज़्यादातर BMHRC के रूप में जानते हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव जी से, जो कि यहाँ की डायरेक्टर इंचार्ज हैं। मनीषा जी को करीब यहाँ इंचार्ज बने हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं और इस दौरान हॉस्पिटल ने बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव देखे हैं। एक समय था कि ये अस्पताल बहुत सारा चैलेंजेस से गुजर रहा था, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, स्टाफ की कमी से लेके रिसोर्सेज की कमी तक। और जब मैडम ने चार्ज लिया है उसके बाद बहुत सारे सकारात्मक बदलाव इस अस्पताल ने देखे हैं। इस अस्पताल का मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लंबा इतिहास भी है। भोपाल गैस ट्रेजिडी से ये जुड़ा हुआ अस्पताल है और वो जो भोपाल इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई थी उसके विक्टिम्स के इलाज के लिए इस अस्पताल को स्थापित किया गया था। तब से अब तक इस यात्रा में इस अस्पताल ने बहुत सारे दौर से गुजरा है। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो आपने जब चार्ज लिया था उस समय की स्थितियाँ क्या थीं और बीते 8 महीनों में इस अस्पताल ने क्या कुछ नए बदलाव देखे हैं? नमस्कार। जैसा आपने बताया कि हर सरकारी संस्थान की तरह यह संस्थान भी अपने मैंडेट को पूरा करने के प्रयास तो कर रहा था, पर कुछ अग्रिम जो है नीतियों के तहत और सभी के तहत हमको कुछ बदलाव लाने थे, जिसका मैंने आपको बताया था कि हम लोग लाएंगे। और हमारा जो मेन फोकस था, जो मेन ध्यान हमने दिया वो मरीज़ों के इलाज के संबंध में दिया, क्योंकि यह एक अनोखा उदाहरण है जो हब एंड स्पोक मॉडल पे चलता है। इसके जो स्पोक्स हैं वो 8 हमारे आउटरीच सेंटर्स हैं जो पूरे भोपाल में उपस्थित हैं और मरीज़ों का इलाज फ्री दे रहे हैं। और फिर वो रेफ़र होके पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। आयुष्मान कार्ड से भी मरीज़ों का इलाज होता है और ये एक पब्लिक हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर मरीज़ों का इलाज ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंडेटेड मरीज़ हैं या गैस पीड़ित ही हैं, सभी का इलाज यहाँ पर हो सकता है। तो हमने ये फोकस किया कि कुछ लोगों को गलतफहमियाँ थी कि अस्पताल में सिर्फ गैस पीड़ित आ सकते हैं या अस्पताल में सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, कि अस्पताल लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। तो ऐसा कुछ नहीं था, चीज़ें तो अपने स्थान पर चल रही थी, पर कुछ कोविड के आने की वजह से और जो धीमापन आया था उस पर हमने मेन फोकस करके सबसे पहले पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश की कि नहीं, आप लोग आइए और सुविधाएं आपके लिए मौजूद हैं यहाँ पर। और कुछ जो है वो हमारे कमिटमेंट्स हैं मरीज़ों को लेके, तो वो हमने OPDs की शुरुआत, कुछ विजिटिंग कंसल्टेंट्स को बुला के, कुछ जो है डॉक्टरों को की जो OPDs बढ़ा के, और बहुत सारे लोगों को हमने इस क्षेत्र में रिक्रूट भी किया जी। और जो हमारा मेन उस समय आपकी जो चुनौती थी कि मैन पावर कम था, आपके पास डॉक्टर्स और बाकी अदर स्टाफ की कमी थी, तो हम लगभग हर महीने एक एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं और सीनियर रेजिडेंट जो होते हैं, जो MD और MS की पदवी लेकर आए होते हैं, उन लोगों में से कम हमने 25 से 30 सीनियर रेजिडेंट रख लिए हैं। और जो कि प्लेन MBBS डॉक्टरों के अलावा जो है वो सुदृढ़ कर रहे हैं मरीज़ों की जो इलाज की जो प्रक्रिया है। और हमने साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स का भी एडवर्टाइजमेंट रेगुलर किया और हमें बहुत सारे लोग मिले भी। तो हमारे जो खाली पोस्ट थी उनमें काफ़ी 8 या 10 कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा 22 पोस्ट जो हमने जो है एडवर्टाइज हुई हैं ICMR के माध्यम से नई दिल्ली में, और उसमें भी जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से काफ़ी लोगों की एप्लीकेशंस उसमें आई हैं और शीघ्र ही वो कर लिए जाएंगे इंटरव्यू और उनको जो है यहाँ पर परमानेंट रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। और जो मिनी यूनिट्स थी जो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड थी, तो उनको भी हमने बताया कि नहीं, आप भी इस अस्पताल का हिस्सा हैं और आपको बहुत रेगुलर काम करना है, क्योंकि आप डोर स्टेप पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक है या छोटे अस्पताल हैं, उसी रूप में वो मरीज़ों के लिए लग के काम करें, उनकी पुस्तिकाएँ बांटना, स्मार्ट कार्ड बांटना, और जो डिपेंडेंट्स जो हैं, जो बच्चे हैं उनके भी कार्ड्स बन रहे हैं। तो रेगुलर कार्ड्स बनने की प्रक्रिया को भी हमने चेंज करा।
कि भोपाल मेमोरियल अस्पताल, मेन अस्पताल में उनको ना आना पड़े और उनको मेन वहीं से मिल जाएं कार्ड्स। तो ये सारी चीज़ें कुछ SOPs चेंज करे, जो थोड़ी और आसान बनाई प्रक्रियाएं जी। और दवाइयों की उपलब्धता के लिए हर विभाग के साथ मीटिंग करी, जो दवाइयाँ कम हैं, वो जो मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं उनकी उपलब्धता, देन इक्विपमेंट मेनली क्या है। मैं उसी पर आने वाला था कि मैन पावर के बाद फिर ज़रूरत पड़ती है, अगर आप सर्जरी को अंजाम देना है या किसी और चीज़ को अंजाम देना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की, क्योंकि यहाँ काफ़ी समय से ये अस्पताल है तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपके पुराने हो चुके हाँ जी, यही रीज़न था कि एक्चुअली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है जी। बहुत आइडियल उससे ये बना था करीब 25 साल पहले जी। और उसकी जो चीज़ें हैं वो रिन्यू मेंटेनेंस में होती रहती हैं, जैसे हमारी लिफ्ट्स हैं, ACs हैं, AHU प्लांट्स हैं, इनका प्रपोजल पहले से ही था तो हम वो पूरा उसको बदलने में सहायता ले रहे हैं CPWD की और वो कार्य चल रहा है। उसके अलावा जो हमारी लॉन्ड्री है वो डीजल और स्टीमर से चलती थी, बॉयलर से, वो उसके इक्विपमेंट चेंज कर दिए गए हैं और अब अच्छे से वो बिना डीजल के चलेगी और मॉडर्न लॉन्ड्री जो है वो बन गई है। और एक और जो बहुत बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि बहुत सारे इक्विपमेंट पाइपलाइन में थे लेकिन जर्जर हालत में हो ही जाते हैं इक्विपमेंट, उनका यूज़ है, इतने लोगों के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तो हमने जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके दिल्ली से अप्रूवल लेके बहुत सारे विभागों में, जैसे कि हमारा यूरोलॉजी है तो उसमें लिथोट्रिप्सी की मशीन की दिक्कत थी जिससे स्टोन क्रश किया जाता है तो वो मशीन आ गई है। होल्मियम लेज़र जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है, उसकी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है और शीघ्र वो ले ली जाएगी। एंडोस्कोपी की जो सुविधा थी वो पुरानी थी तो नया एंडोस्कोप आ गया है। और जितने भी विभाग हैं सभी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और इक्विपमेंट जो ख़राब हो गए उनको रिप्लेस किया जाए। चल तो रहे हैं इक्विपमेंट, यहाँ पर हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं लेकिन मॉडर्न जो चेंजेस आते हैं उसके अपडेशन भी जरूरी होता है समय के साथ, और एक उनका लाइफ स्पैन भी होता है किसी भी इक्विपमेंट का, तो उसको समय पर रिप्लेस करना भी ज़रूरी होता है जी। तो लाइफ साइकिल अगर पूरा हो जाता है बहुत सारे इक्विपमेंट्स का तो आप उनको मेंटेन भी करेंगे तो शायद वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और कुछ हमारा रेडियोलॉजी की सुविधाएं और बाकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कम से कम हो जी और मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इसके लिए हमने मरीज़ों का एक ट्रैकिंग सिस्टम भी निकाला है कि 50,000 हमारे जो एक्टिव मरीज़ हैं उनको हम पर्सनल कांटेक्ट करके रेगुलर यहाँ पर आने के लिए प्रेरित करेंगे। आजकल बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, आयुष्मान कार्ड लोगों के बन गए हैं और बहुत सारे अस्पताल भी आ गए हैं, एम्स है अपना, ये भी अपडेट हो गया है, अमिदिया, तो मरीजों के पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस अस्पताल की सुविधाएं जो हैं वो मरीज़ बहुत अच्छे से लें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जी। और साथ में टीचिंग में हमारे पास 25 स्टूडेंट्स भी आ गए हैं पोस्ट ग्रेजुएट, तो उस श्रृंखला में भी हमने और एप्लीकेशंस वगैरह कर दी हैं और लेटर ऑफ परमिशन अवेटेड है नेशनल मेडिकल काउंसिल से। तो और विभागों में भी यदि टीचिंग शुरू हो जाएगी तो हम और अच्छी चिकित्सा सेवा भी दे पाएंगे। दोनों ही चीज़ें हैं, इतनी बड़ी संस्थान का उपयोग चिकित्सा शिक्षा के लिए भी हो और चिकित्सा सेवा के लिए हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक चिकित्सा शिक्षा के संस्थान में के रूप में उभर के आए जी। और इसमें एक रिसर्च वाला पार्ट भी है क्योंकि आपके नाम में ही रिसर्च छुपा हुआ है जी, तो रिसर्च को लेकर के BMHRC में क्या कुछ देखिए, ये तो ICMR का इंस्टीट्यूट है और ICMR की बहुत सारी विभिन्न योजनाएं हैं। अभी हमारे यहाँ मेगा TB एलिमिनेशन प्रोजेक्ट, सहारिया ट्राइब्स के कुछ प्रोजेक्ट्स और थीसिस के रूप में भी स्टूडेंट्स के रिसर्च वगैरह को हम बहुत एनकरेज कर रहे हैं जी। कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों में लोगों को पारंगत करने की कोशिश की जा रही है, CMEs कराई जा रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। NMC ने कुछ कोर्सेज कंपलसरी करे हैं जी। और उन कोर्सेज में सभी को जो है वो एनकरेज कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो लोग ये कोर्सेज कर लें। उसमें भी बेसिक रिसर्च आजकल ज़रूरी हो गया है, सब स्टूडेंट्स भी उसमें उन विधाओं में पारंगत हो, लोग प्रोजेक्ट्स लिखें, क्योंकि हम ICMR की संस्था हैं तो हम लोगों को वो ज़रूरी है कि हम इसमें रेगुलर अपडेटेड रहें। तो मैं एनकरेज कर रही हूँ कि लोग प्रोजेक्ट्स लिखें, ICMR भेजें जी। और हम विशेषकर मेरा जो विभाग है वो रक्तदान चिकित्सा है तो उसमें नेशनल सिकल सेल मिशन आपने सुना होगा कि 2047 तक इसके भी उन्मूलन का जो उद्बोधन
जो करा है, बुलावा आया है हमें, तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी हमने हाल में एक वर्कशॉप भी करी है। तो मैं सभी विभागों से ये एनकरेज कर रही हूँ कि वो एक CME करें, अपने लेवल पे कुछ जागरूकता कार्यक्रम करें महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने ही वाला है। जी हाँ। तो हम लोग महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी हर महीने एक कार्यक्रम कुछ आयोजित कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने कैंसर सर्विक्स पे और जो HPV वैक्सीन के लिए जो देश में अभी नई नीति आई है उसको लेकर, और बहुत सारे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, ना केवल मरीज बल्कि हमारे स्टाफ भी जो हैं उन सबको भी इन्वॉल्व करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक जनरली इस संस्था में एक अच्छा माहौल बने और मरीजों के इलाज, शिक्षा और रिसर्च तीनों में हमारा जो है नए आयाम हम स्थापित कर पाएँ। आपका चूंकि संस्थान की जो पहली पहचान वो बनती है वो गैस विक्टिम्स को लेकर के बनती है और लंबे समय से आप सर्विसेज देते आ रहे हैं, तो आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस हों या आपकी रिसर्च इस तरह की कुछ हुई हो इन विक्टिम्स को लेकर के, तो वो भी हम जानना चाहेंगे। यहाँ से कुछ पब्लिकेशंस हुए हैं जिसमें ये कुछ आया है कि भाई ये विक्टिम्स जो हैं, इन लोगों के बच्चों में या किसी में कुछ परिवर्तन आए हैं और ये बीमारियां वगैरह, मतलब जेनेटिक्स को लेकर भी कुछ पब्लिकेशंस हुए हैं जी। और कुछ अभी नए नीरे के साथ मिलके या जो भी आईसर के साथ मिलके यदि हमें कुछ मौका मिलेगा तो हम और रिसर्च की पहल करेंगे जी। तो मूविंग फॉरवर्ड मैम, गैस विक्टिम्स का तो आपने लगातार सर्विस किया ही है और अब आपने कहा है कि पब्लिक के लिए भी ओपन है, मतलब आम पब्लिक भी यहाँ आकर के अपना इलाज करा सकती है। तो आने वाले समय में आप किस तरह की और चीज़ों को प्लान कर रही हैं जिससे कि BMHRC की जो एक पहचान है वो एक बहुत अलग तरह के संस्थान की हो, और ख़ासतौर से जो जनरल पब्लिक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उतना मतलब ट्रीटमेंट मिल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ता है और आयुष्मान योजना की भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। तो आप ऐसे किस तरह के और उपाय सोच रही हैं जिससे कि आम पब्लिक को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हो और क्वालिटी के साथ मिल सके? जी, अभी तो देखिए मेरा सबसे पहले यही है कि रिक्त पद भर जाएं डॉक्टरों के जी, और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पर ज्वाइन करें, और जो हमारी मिनी यूनिट्स हैं जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, तो उनको भी हम लोग जो है जांच की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं, नई एक्सरे मशीन्स मिल जाएं और वहाँ पे डॉक्टर्स स्ट्रेंथन होके लोगों को OPD में इलाज दे सकें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है मरीज़ जो है, एक्टिव मरीज़ जो है उसको रेगुलर इलाज मिलना जी। और वो यदि मिलता रहेगा तो हमारे पास एक जो क्लिनिकल जो हमारी फोर्स है वो तभी यूज़फुल है जब हम मरीज़ों को इलाज दे पाएँ, और इस पूरी संस्था की उपयोगिता भी उसी में है। और यहाँ हार्ट का इलाज भी उपलब्ध है, हार्ट का ऑपरेशन भी होता है, शल्य चिकित्सा के लिए यूरोलॉजी है, और किडनी के लिए भी मेरा जो है वो देखिए किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन कंट्रोल, तो हम इनको नेशनल पोर्टल से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो हाइपरटेंशन का जो प्रोग्राम है वो नेशनल पोर्टल से जुड़ जाए और हम वही दवाइयाँ नहीं, नेशनल पोर्टल में मतलब है कि हमारी जितनी भी बीमारियां जो हम इलाज कर रहे हैं वो हम राष्ट्रीय योजनाओं के तहत ही करें। जो एक कॉमन फोरम है, कॉमन प्रोटोकॉल है, वो हमारे यहाँ मरीजों को मिले। हाँ जी, और रेफरल की पॉलिसी भी देखिए, सभी को यदि हम इलाज नहीं दे पा रहे हैं या कहीं है तो हम एक ऐसा रोबस्ट रेफरल सिस्टम बनाएं कि जिससे कि मरीज़ को दिक्कत ना आए। तो ये इसमें कोशिश जारी है कि कमला नेहरू है, इंदिरा गांधी है, बहुत सारे अस्पताल हैं जो गैस पीड़ितों के लिए और भी इलाज दे रहे हैं, प्लस अमीदिया है, एम्स है, तो सभी अस्पताल जब मिलके करेंगे तो पब्लिक को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और आपका कहना बिल्कुल सही है, और सरकार की तरफ से हमें कोई भी सुविधाओं या फंड की प्रॉब्लम नहीं आती है यदि हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं जी। तो ये अस्पताल किसी भी प्राइवेट अस्पताल से बेहतर साबित हो सकते हैं और साबित हो भी रहे हैं। और ये तो विशेषकर गैस पीड़ितों के लिए बना है और यहाँ फ्री फैसिलिटी है, तो मैं यही चाहूँगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फैसिलिटी से लाभान्वित हों और इलाज अपना कराएं जी। और कोशिश भी है, हम इसीलिए पब्लिक डोमेन में भी अपनी जो है इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं जी। हमारा फेसबुक अकाउंट भी है, ट्विटर अकाउंट भी है, और रेगुलर प्रेस रिलीजेस देने के मायने ही यही हैं कि लोगों को पता चले कि BMHRC की सेवाएं जो हैं यथावत जारी हैं और सभी को यहाँ पर आकर अपना इलाज कराने के लिए ये अस्पताल ओपन है। तो मैम, जैसा कि एक आम धारणा बनती है एक हॉस्पिटल को लेकर के कि यहाँ सिर्फ चिकित्सा होती होगी, इलाज होता होगा, अदर देन ट्रीटमेंट
बीएमएचआरसी के और कौन कौन से विंग्स हैं जो काम कर रहे हैं और जिनका कहीं ना कहीं पब्लिक को उसका इम्पैक्ट कर रहे हैं या उनको बेनिफिट मिल रहा है? जी, जैसे देखिए, एक तो हम लोग अभी आउटरीच एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और हम बहुत सारे कार्यक्रम भी कर रहे हैं जिससे कि लोग उससे जुड़ें, है ना। जैसे मैंने वर्कशॉप आपको बताई थी, या पेशेंट रिलेटेड जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स रेगुलर होते हैं, और जो स्टाफ के लिए है तो राजभाषा से भी जुड़े हुए कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहे हैं। हम लोग अभी शीघ्र ही एक न्यूज़लेटर भी जारी करने वाले हैं। तो ये सारे तो आयाम जो है ना, मेरा जो ये वो है कि जागरूकता से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ चलती रहें। कुछ डॉक्टरों की ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी हम उनको एनकरेज कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस वो लोग अटेंड कर रहे हैं, और उन लोगों के जो पर्क्स हैं उनके लिए भी सरकार विचार कर रही है कि और अच्छे हो जाएं जिससे कि वो लोग आएँ। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा जो हम चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हैं, जो हमारे यहाँ अभी माइक्रोबायोलॉजी और ऑफ्थेल्मोलॉजी, साइकेट्री और न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, इन सब विभागों में टीचिंग शुरू हो गई है। पीजी के स्टूडेंट्स आ गए हैं। और इसके अलावा हमने रेडियोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, ब्लड बैंक की जो इम्यूनोहेमेटोलॉजी करके नाम से जो है उस सब में अप्लाई भी किया हुआ है, और यूरोलॉजी, सभी में हमारा विचार है कि डीएम और एमसीएच कोर्सेज सब कुछ खोलेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जहाँ लोगों के लिए सीखने के लिए भी बहुत है। जी, और यहाँ पेशेंट्स का फुटफॉल भी बहुत है, प्लस सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, मॉडर्न मशीनरी है, जो एक स्टूडेंट देख के यदि सीख के निकलता है तो बाहर बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। ये हमारा तीसरा बैच एनेस्थीसिया का भी जुड़ चुका है। तो हमारा यही विचार है कि हम अपनी सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि न केवल हमारे यहाँ और दूसरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकें। और मैं एनकरेज भी कर रही हूँ कि ऑनलाइन जुड़ें या जैसे भी जुड़ें, हमारे स्टूडेंट्स को देश के सभी अच्छे संस्थानों से जोड़कर वो दें। अभी जैसे उसके यही एक उसमें हमारे यहाँ अभी बीच में कार्डियोलॉजी की वो हुई थी, कार्डियक सर्जरी की पीजी क्लास हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने 51 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अभी 17 तारीख से फिर से जो है न्यूरो एनेस्थीसिया को लेकर पीजी क्लास शुरू हो रही है। तो जो कोविड ने हमें एक अच्छी चीज़ दी है कि ऑनलाइन जुड़ने की जो सुविधा जो दे दी है, तो ये भी हो गया है कि अब तो कोई डिस्टेंसेस मायने नहीं रखते, कोई नहीं आ पा रहा है। हम लोगों ने एको प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग शुरू करी है। एको एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑनलाइन जुड़ के बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो हमने एनएचएम के माध्यम से ब्लड बैंक के लिए पहली पहल है, और जो हमारे यहाँ नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी है ट्यूबरक्लोसिस की, वो लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑनलाइन। तो हम पूरे मध्य प्रदेश के सभी ब्लड बैंकर्स को, और प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के हों, आज भी एक सेशन है तो सब लोग उससे जुड़ते हैं। उसमें एक केस प्रेजेंटेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो चिकित्सा शिक्षा जो है उसमें हम अपने डॉक्टर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाएं, आप लोगों को जोड़ें, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों के बारे में वेबिनार्स के माध्यम से भी जानकारी ले पाएँ। जी थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, जो कि मतलब काफ़ी सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनको बीएमएचआरसी के बारे में तो पता है, लेकिन इतना इन डेप्थ पता नहीं है जितना आपने आज जानकारी दी कि आपने मैन पावर के लिए काम किया है लगातार, आपने इक्विपमेंट्स को जुटाने का काम किया है, आपने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, आपने पब्लिक अवेयरनेस के लिए ढेर सारे प्रोग्राम्स रन किए हैं, और आने वाले समय की योजनाओं को भी आपने हमसे साझा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बीएमएचआरसी हमारी जो एक पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में एक जानी मानी संस्था बने और लोग इससे लाभान्वित हों। बिल्कुल। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।